जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए संविधान की क्लासेस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 13 रहेगी। इस वीडियो के अंदर हम जो है वो संसद की शक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, संसद की शक्तियों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर हम जो है वो लोकसभा स्पीकर की भी बात करेंगे। राइट, किसकी बात करेंगे, लोकसभा स्पीकर की भी बात यहाँ पर कर लेंगे और काफ़ी सारी और चीज़ें जो है वो हम इस वीडियो के अंदर जो है उनको कंसीडर करेंगे। राइट। अब देखिए साथियों, हम बात कर रहे हैं संसद की शक्तियों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो संसद की शक्तियों में सबसे पहले हमने आर्टिकल 249 को इंक्लूड करा है। आर्टिकल 249 ये कहता है कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। राइट, क्लियर है। तो ये आर्टिकल 249 था। इसके बाद हम आर्टिकल 252 की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 252 जो है ये कहता है कि दो या दो से अधिक राज्यों की विधानसभाएं अगर सिफारिश करती हैं कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए, तो ये जो है, तो संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ये आर्टिकल 252 जो है वो बताता है। राइट। इसके अलावा आर्टिकल 253 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 253 ये कहता है कि विदेशी शक्तियों के साथ की गई संधियां व समझौते को लागू किया जाता है। राइट, क्लियर। ये आर्टिकल 253 है। ठीक है, ये सारी की सारी आर्टिकल्स आपको याद करना है। जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं उसी तरीके से याद करना है, क्योंकि एग्जाम में जब प्रश्न आता है तो इनको इसी तरीके से पूछा जाता है। राइट। इसके अलावा देखिए साथियों, केंद्र के वित्त पर भी संसद का नियंत्रण होता है। संसद की अनुमति के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही कोई जो टैक्स है वो हटाया जा सकता है। राइट। इसके अलावा आर्टिकल 368 संसद को संविधान संशोधन की अनुमति देता है। तो आर्टिकल 368 के तहत भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो करी जाती है और इसको हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान के अंदर जो है वो इंक्लूड किया है। राइट। इसके अलावा संसद उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति को निर्वाचित करती है और उनको उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग भी चलाती है। राइट, क्लियर। इसके अलावा हम अगर आर्टिकल 312 की बात करें तो आर्टिकल 312 नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के संबंध में सिफारिश करने का अधिकार उच्च सदन को देता है। उच्च सदन से यहाँ पर मतलब होता है राज्यसभा। राइट, क्या होता है, राज्यसभा। राज्यसभा को ये पावर है कि अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के लिए वो अखिल भारतीय अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है। राइट। इसके अलावा आर्टिकल 124 की बात करें तो आर्टिकल 125 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटा सकता है। ये आर्टिकल 124 है। आर्टिकल 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाता है। राइट। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पारित होगा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ही ये डिसाइड करता है कि कोई भी जो विधेयक सदन के पटल पर रखा गया है वो धन विधेयक है या नहीं है। ये बात सिर्फ लोकसभा स्पीकर ही डिसाइड करता है। इस वजह से धन विधेयक को हमेशा लोकसभा के पटल पर रखा जाता है। राइट। इसके अलावा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास पारित कर उसे उसकी अवधि से पूर्व हटाने का अधिकार केवल लोकसभा के पास है। राइट। इट मीन्स जो एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव जो है, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय संविधान के अंदर 4 स्तंभों की बात करी गई है, जिसमें एक एग्जीक्यूटिव होता है, एक लेजिस्लेटर होता है, एक ज्यूडिशरी होता है और एक आपका प्रेस होता है। ठीक है, तो ये जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव पावर जो कि कार्यपालिका रहेगी और उसकी जो मंत्रिपरिषद रहेगी, अगर वो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है उसके खिलाफ, तो फिर उसको जो है वो उसके पद से हटाया जा सकता है। राइट, क्लियर है। देखिए, हम वित्त विधेयक की बात कर लेते हैं। तो वित्त विधेयक से एक चीज आपको याद रखना है कि आर्टिकल 280 जो है वो वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। राइट, आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का जो है वो गठन किया जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम वित्त विधेयक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कोई भी विधेयक वित्त विधेयक तभी माना जाएगा जब वो निम्न विषय पर होगा।
जैसे कि अगर भारत सरकार द्वारा धन उधार लिया जा रहा है तो ऐसे विधेयक को हम वित्त विधेयक की श्रेणी में रख सकते हैं। भारत सरकार की संचित व आकस्मिक निधि का नियंत्रण तथा संचालन से संबंधित अगर कोई विधेयक है तो फिर वो वित्त विधेयक की श्रेणी में आ जाता है। कर लगाने, उसे समाप्त करने तथा उसमें परिवर्तन करने संबंधी जो विधेयक होते हैं वो भी जो है वित्त विधेयक की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। राइट। इसके अलावा संघीय तथा उच्च सरकारों के लेखों का परीक्षण से संबंधित अगर कोई विधेयक है तो फिर वो भी जो है वित्त विधेयक की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। राइट, क्लियर है? चलिए आगे हम डिस्कस कर लेते हैं साथियों। आगे हम जो डिस्कस कर लेते हैं, चलिए देखिए आगे देखिए। आगे है कि कोई भी विधेयक वित्त विधेयक कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इस बात को लोकसभा स्पीकर ही तय करता है। राइट। और धन विधेयक जब लोकसभा में पारित हो जाता है तो उसके बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा उसे केवल 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, 14 दिन से ज़्यादा अपने पास नहीं रख सकती है। लोकसभा सिर्फ इस पर विचार करने के लिए बोल सकती है लोकसभा से कि इस पर दोबारा से विचार करिए। बाकी धन विधेयक के साथ राज्यसभा कभी भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती है और ना ही उसे पारित होने से रोक सकती है। राइट। धन विधेयक को पारित करने का पूरा जो पावर है वो लोकसभा को दिया गया है, न कि राज्यसभा को दिया गया है। राइट। चलिए हम लोकसभा स्पीकर के बारे में बात कर लेते हैं। तो लोकसभा स्पीकर जो है वो आर्टिकल 93 में इसका जो है वो प्रावधान किया गया है। राइट। इसके अगर हम चुनाव की बात करें तो लोकसभा सदस्यों के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। इसके वेतन और भत्ते जो है वो भारत की संचित निधि से जो है वो लोकसभा स्पीकर को दिए जाते हैं। राइट। इसके अलावा लोकसभा स्पीकर के अतिरिक्त एक इसमें यहाँ पर एक उपाध्यक्ष का भी चुनाव होता है जो लोकसभा स्पीकर की अनुपस्थिति में काम करता है। राइट। और आगे हम बात करें साथियों तो याद रखिएगा कि लोकसभा स्पीकर और उप स्पीकर तब तक अपने पद पर रह सकते हैं जब तक वह सदन के सदस्य होते हैं। ठीक है। जब तक अगर कोई मत इट मीन्स यहाँ से सीधा सीधा मतलब है कि अगर आप लोकसभा के सदस्य नहीं हैं तो फिर आप ना तो लोकसभा स्पीकर का चुनाव लड़ सकते हैं और ना ही आप उप उप स्पीकर या उप सभापति का चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। राइट, क्लियर है साथियों? इसके अलावा लोक स्पीकर जो होता है लोकसभा के भंग होने के बाद जब नई लोकसभा गठित होकर आ जाती है तब तक वह अपने पद पर बना रह सकता है। और लोकसभा में 2/3 बहुमत से लोकसभा स्पीकर को जो है वो हटाया जा सकता है। तो यहाँ हटाने की जो बात है, यहाँ जो हटाने की बात है वो लोकसभा स्पीकर के बारे में यहाँ पर कही गई है। ठीक है। लोकसभा स्पीकर को जो है वो 2/3 बहुमत से जो है वो उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर? चलिए स्पीकर के कार्यों को डिस्कस कर लें थोड़ा सा। तो स्पीकर के कार्य की बात करें तो लोकसभा स्पीकर का जो मेन कार्य होता है वो लोकसभा की कार्य विधि पर नियंत्रण रखना होता है। इसके अलावा लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना होता है। की मर्यादा सदन की मर्यादा व विशेष अधिकारों की रक्षा करना इसका कार्य होता है। चुनाव के बाद अपनी पार्टी से सभी संबंध तोड़ना व निष्पक्ष कार्य करना ये लोकसभा स्पीकर के कार्यों के अंदर शामिल हो जाता है। राइट, सो इनको आप याद रखेंगे। ठीक है। हम महासचिव की बात कर लेते हैं। तो महासचिव जो होता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है और ये उत्तरदायी भी होता है। उत्तरदायी की अगर हम बात करें कि ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है तो उत्तरदायी भी ये लोकसभा स्पीकर के लिए ही होता है। ठीक है। ये अपनी जो रिपोर्ट है वो लोकसभा स्पीकर को ही प्रेषित करता है। राइट। इसके अलावा अगर हम इसके कार्य की बात करें साथियों तो कार्य स्पीकर तथा संसद के सदस्यों को संसद से संबंधित मामलों तथा प्रक्रिया के बारे में परामर्श देने का कार्य जो है वो महासचिव का होता है और इसके कार्यों की कभी भी आप आलोचना नहीं कर सकते हैं। राइट। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि ये लोकसभा स्पीकर के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। और 60 वर्ष की उम्र तक ये अपने पद पर रह सकता है। राइट। चलिए लोकसभा स्पीकर्स की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि अभी तक कौन कौन से व्यक्ति जो हैं वो लोकसभा स्पीकर के पद पर रह चुके हैं। ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा उनको भी जो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। राइट। तो 1 मिनट का टाइम दीजिए आप।
चलिए, सो लोकसभा स्पीकर लिखना स्टार्ट करिए। देखिए, सभी की आपको जितने भी लोकसभा स्पीकर रहे हैं उनके सभी की डेट आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ उनके नाम याद रखना है, ताकि आपको पता रहेगा कि अभी तक भारत में कितने लोकसभा स्पीकर जो हैं वो चुने जा चुके हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हैं गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें हम वी मावलंकर के नाम से जानते हैं। तो बी मावलंकर जो है ये भारत के पहले लोकसभा स्पीकर है। राइट, ये भारत के पहले लोकसभा स्पीकर रहेंगे। ठीक है, इनका टेन्योर आप याद रख सकते हैं, इनका टेन्योर रहेगा 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक। ठीक है, क्लियर। सेकंड हम बात करें तो सेकंड हमारे रहेंगे एम ए आयंगर। राइट, ये दूसरे लोकसभा स्पीकर रहेंगे। राइट, क्या आप याद रखेंगे, अगर टेन्योर आपको याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं। थर्ड हम बात करें तो थर्ड नंबर पे आ जाएंगे सरदार हुकुम सिंह। ठीक है, सरदार हुकुम सिंह, ये तीसरे लोकसभा स्पीकर रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो नीलम संजीव रेड्डी रहेंगे। नीलम संजीव रेड्डी। राइट, ये जो है वो चौथे लोकसभा स्पीकर रहेंगे। ठीक है, इनका टेन्योर आप याद रख सकते हैं, क्योंकि इनका टेन्योर एक दो बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। तो इनका टेन्योर रहेगा 17 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969 तक। ठीक है, ये इनका टेन्योर रहेगा। तो इनका टेन्योर आप याद रख सकते हैं, क्योंकि इनका टेन्योर एक दो बार पूछा गया, क्योंकि ये जो है वो भारत के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, तो ये प्रश्न कई बार आया हुआ है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा स्पीकर भी रह चुके हैं। तो नीलम संजीव रेड्डी जो है वो लोकसभा स्पीकर भी रह चुके हैं और भारत के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 लिखिए। नंबर 5 पे आप लिखेंगे GS ढिल्लो। GS ढिल्लो। राइट, ये GS ढिल्लो जो है वो भारत के पांचवें बोल सकते हैं आप लोकसभा स्पीकर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर पे हम बात करें तो बलीराम भगत नाम है इनका। ठीक है, बलीराम भगत। राइट, ये छठे आपके लोकसभा स्पीकर रहेंगे। फिर से अगेन नीलम संजीव रेड्डी रहेंगे। नीलम संजीव रेड्डी, ये फिर से अगेन भारत के लोकसभा स्पीकर बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो KS हेगड़े साहब आएंगे। KS हेगड़े। राइट, ये भारत के 8वें लोकसभा स्पीकर रहेंगे। 9 नंबर पे हम बात करें तो बलराम जाखड़ का नाम आता है। बलराम जाखड़। राइट, ये भी लोकसभा स्पीकर रहेंगे। नेक्स्ट 10वें नंबर की हम बात करें साथियों तो फिर नाम आता है रवि राय का। ठीक है, किसका नाम आता है, रवि राय। ठीक है, ये भी लोकसभा स्पीकर रहेंगे। 11 नंबर पे बात करें तो लोकसभा फिर आ जाएगा नाम शिवराज पाटिल का। किसका नाम आ जाएगा, शिवराज पाटिल का नाम आ जाएगा। राइट, फिर 11 के बाद हम 12 पे आ जाएं तो नाम आता है PA संगमा का। PA संगमा का नाम आ जाएगा। ठीक है, ये लोकसभा स्पीकर रहेंगे। इसके अलावा 13 नंबर पे बात करें तो फिर नाम आता है GMC बालयोगी का। GMC बालयोगी का, जो कि 13वें लोकसभा स्पीकर रहेंगे भारत के। फिर आता है मनोहर जोशी का नाम। राइट, मनोहर जोशी, ये भारत के 14वें लोकसभा स्पीकर रहेंगे। और 15वें नंबर की हम बात करें तो फिर नाम आता है सोमनाथ चटर्जी का। राइट, सोमनाथ चटर्जी जो है वो 15वें लोकसभा स्पीकर रहेंगे। ठीक है, आगे हम बात करें 16 नंबर पे तो फिर नाम आता है मीरा कुमार का। ठीक है, किसका नाम आता है, मीरा कुमार का नाम आता है। और इनकी बात करें तो मीरा कुमार ये जो है वो 4
जून 2009 को लोकसभा स्पीकर बनती हैं और 4 जून 2014 तक भारत की लोकसभा स्पीकर बनकर रहती हैं। और याद रखिएगा, भारत की पहली पहली महिला स्पीकर, महिला लोकसभा स्पीकर, राइट। ये भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर है, ठीक है। सो इसलिए इनका टेन्योर भी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बात करें तो लिखिए सुमित्रा महाजन, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए सुमित्रा महाजन। तो सुमित्रा महाजन ये बीजेपी से होती है, राइट। सो ये 17वीं लोकसभा स्पीकर रहेंगी, राइट। इसके बाद लास्ट नंबर पे अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो इनका, अगर सुमित्रा महाजन का टेन्योर लिखना है तो इनका लिख लीजिए 4 जून 2014 से 17 जून 2019 तक इनका टेन्योर रहता है। और अभी प्रेजेंट में देखें तो प्रेजेंट में ओम बिरला ये जो है वो लोकसभा स्पीकर हैं। और इनका टेन्योर 19 जून 2019 से स्टार्ट हुआ था और अभी तक जो है वो चल रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये लोकसभा स्पीकर हमारे हो गए। तो इनमें से आपको ये याद रखना है, ठीक है। जहाँ टेन्योर इम्पोर्टेंट था वो आपको टेन्योर बता दिया है, जहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है उनको हमने लेफ्ट कर दिया है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं हमारी, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, संसद के सत्र के बारे में बात कर लेते हैं। संसद के सत्र, राइट। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, संसद के अंदर सामान्यतः 3 प्रकार के सत्र चालू चलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। एक पहला होता है बजट सत्र, राइट। दूसरा हमारा होता है मानसून सत्र, ठीक है। और तीसरा हमारा होता है शीतकालीन सत्र, राइट। मेनली ये 3 प्रकार के सत्र आपको संसद के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है, क्लियर। अगर हम बजट सत्र की बात करें तो बजट सत्र साथियों चलता है फरवरी से मई तक, ठीक है। और ये मानसून सत्र चलता है आपका जुलाई से अगस्त तक, ठीक है। और जो शीतकालीन सत्र है मेरे साथियों, ये चलता है नवंबर से दिसंबर तक, ठीक है। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा सबसे लंबा सत्र है ये, सबसे लंबा सत्र, राइट, क्लियर है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे हम बात करें तो अगला हम जो अब डिस्कस कर लेते हैं, क्या हम अब डिस्कस कर लेते हैं वित्त विधेयक तो हम शायद डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं, संसदीय शब्दावली को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। संसदीय शब्दावली को डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा और हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति होता है वो सत्र, कौन कौन से सत्र चलाता है, ठीक है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सत्र तो हम बात कर ही चुके हैं, सत्र के बारे में कौन सा आर्टिकल फॉलो होता है ये भी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो ऐसा करते हैं हम कि ये सारी चीज़ें अगले वीडियो के अंदर कंसिडर कर लेंगे, जिसमें हम संसदीय शब्दावली को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो संसदीय शब्दावली को कंसिडर कर लेंगे। अभी फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी रखते हैं। चलिए, तो फिर आपको अगर इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाई गई है, ठीक है। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।